बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास के अंदर बेटा हमने वाइंड अप किया था चैप्टर वैल्यू एट रिस्क वॉर के मतलब और ईएसएफ के मतलब। आज बेटा जो हम स्टार्ट करेंगे द न्यू चैप्टर दैट इज ऑपरेशनल रिस्क। जी, क्या होता है ऑपरेशनल रिस्क बेटा? हम लोगों ने मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताया था, अगर आपको याद हो तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, क्रेडिट रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क के बारे में थोड़ा सा बताया था। इसमें से ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है बेटा? एनीवन, व्हाट इज ऑपरेशनल रिस्क? सर, जो ऑपरेशन के दौरान कोई रिस्क हो जाता है, यानी जो सिस्टम रिस्क होता है उसको ऑपरेशन रिस्क कहते हैं। बिल्कुल जो सही बोला। मतलब कि कोई ऑपरेशन की कोई प्रोडक्ट्स हो या मतलब कुछ बनाने के लिए रॉ मटेरियल ना मिल रहा हो या कुछ ऐसा, तो इसको ऑपरेशन रिस्क कहेंगे। सिंपल बेटा, हर वो रिस्क जो ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस के जरिए आपको फेस करना पड़े, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशनल रिस्क। फॉर एग्जांपल, कोई सिस्टम फेलियर हो जाता है, कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, आपकी मशीन कोई जल जाती है, चलते चलते काम रुक जाता है। जिस तरह आजकल अगर हम एग्जांपल लें कोरोना वायरस की, तो बेटा जो कोरोना वायरस अभी आपके सामने आया, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एन ऑपरेशनल रिस्क। यानी आपको आइडिया नहीं था कि इससे आपके ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस बहुत ज्यादा इफेक्ट होंगे। इसको हम मार्केट रिस्क में भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि इस रिस्क की वजह से ज्यादातर जो इफेक्ट हुआ वो आप लोगों के ऑपरेशंस को हुआ, बिजनेस बंद हो गए। अब आप लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारी इस साल सेल्स इतनी कम हो जाएंगी या हमें इतना ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो जिस तरह बेटा हमने मार्केट रिस्क के लिए कहा था कि आप लोगों ने पैसा रिजर्व करना होता है उससे निपटने के लिए, जिस तरह हमने कहा वॉर 2 मिलियन है, वॉर 3 मिलियन है, ईएसएफ इतना है। इसी तरह जब ऑपरेशनल रिस्क कैलकुलेट किया जाता है तो इसके लिए भी हमने कुछ पैसा जो है वो रिजर्व रखना होता है कि कितना पैसा आपके पास सेपरेट होना चाहिए कि अगर फ्यूचर में कोई ऑपरेशनल रिस्क आपको फेस करना पड़ गया तो आप उसको फेस कर सके। लेकिन बेटा अब आप अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें तो इसके अंदर आपके इंप्लॉइज की वजह से जो रिस्क आपको फेस करना पड़े, हड़ताल कर दी इंप्लॉइज ने, वो भी आपको ऑपरेशनल रिस्क के अंदर आएगा। कोई प्रोसेस प्रोसीजर आपका गलत हो गया, जो आप लेके जाना चाह रहे थे वो सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए, वो भी आपका ऑपरेशनल रिस्क के अंदर आएगा। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो दिस इज वन लाइन डेफिनेशन, चेक करें। रिस्क ऑफ लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम इनएडुकेट और फेल्ड इंटरनल प्रोसेसेस, आपके प्रोसेसेस फेल हो गए, पीपल लोगों की वजह से जो आपको रिस्क फेस करना पड़ता है। सिस्टम, आपका कोई सिस्टम फेलियर हो गया, सिस्टम कोलैप्स कर गया आपका। क्या बेटा? फ्रॉम एक्सटर्नल इवेंट्स। एक्सटर्नल इवेंट जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कोरोना वायरस की, अब ये एक एक्सटर्नल इवेंट था, ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम लोग किस तरह का भी रिस्क आपको फेस करना पड़ सकता है, तो अचानक बेटा कुदरती आफत भी आपको आ सकती है। ये सारे के सारे रिस्क जो है बेटा ये आपके ऑपरेशनल रिस्क के अंदर आएंगे। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द कंपनी टू क्वांटिफाई ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क को क्वांटिफाई करना बेटा बहुत मुश्किल है। उसकी वजह क्या है? देखिए, हम कहते हैं जी मार्केट रिस्क के लिए 2 मिलियन रिजर्व कर लो, फलाने के लिए इतने मिलियन रिजर्व कर लो, जिस तरह हमने वॉर के जरिए निकाला, ईएसएफ के जरिए निकाला, तो आपके पास आंसर्स आ रहे थे। बट अब आपको ये नहीं पता कि ऑपरेशनल रिस्क के लिए कितना पैसा रिजर्व किया जाए। अब आपको नहीं पता कि इंप्लॉइज ने कब स्ट्राइक्स कर देनी है, आपको नहीं पता था कि कोरोना वायरस आ जाना है। अब देखिए, जब कोरोना वायरस आया तो बहुत से बिजनेसेस ऐसे हैं जो अपनी सैलरी भी पे नहीं कर पा रहे, इंप्लॉइज की सैलरियां भी नहीं दे पा रहे, तो प्रोसेस उन्होंने बाद में चलाना क्या है, उनके पास रॉ मटेरियल खत्म हो गया, वो अपने बिजनेस को रन नहीं कर पा रहे। तो ऑपरेशनल रिस्क को क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। उसकी रीजन ये होती है कि आपको आइडिया नहीं होता कि फ्यूचर में कौन सी आफत आने वाली है। वो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों आ सकती हैं। इंटरनल मीन के लोगों की वजह से, एक्सटर्नल मीन के अगर जिस तरह अभी कुदरती आफत की हमने बात की, कोरोना वायरस की बात की, तो फिर हम ऑपरेशनल रिस्क के लिए पैसे कैसे रखते हैं? यानी हमने अगर ऑपरेशनल रिस्क के लिए पैसा रिजर्व करना है तो हम कैसे रिजर्व करेंगे? उसके लिए बेटा हमारे पास 3 मेथड्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। The first method is called basic indicator approach. Second method is called standardized approach, and third method is called advanced measurement approach. ये 3 मेथड है बेटा जिसके जरिए हम ऑपरेशनल रिस्क के लिए पैसा रिजर्व करते हैं। यानी आपने कैपिटल रिजर्व करना है यार, कि मैं कहता हूँ जी यार मुझे इस साल कितना पैसा रखना चाहिए साइड पे, ताकि मैं अपने ऑपरेशनल रिस्क से निपट सकूं। देखिए बेटा, याद रखिएगा, अगर आप बहुत ज्यादा पैसा रिजर्व करेंगे तो वो भी ठीक नहीं है। उसकी वजह क्या है कि अगर आप ज्यादा पैसा रिजर्व करेंगे और वो पैसा सारा साल इस्तेमाल नहीं होता तो बिजनेस को कुछ भी जनरेट करके नहीं देता। फिर आपने रीजनेबल अमाउंट रिजर्व रखनी है ताकि आप मुश्किल से निपट भी सकें और वो पैसा आपको फायदे, नुकसान की बजाय आपको फायदा भी पहुंचाए। उसके लिए बेटा 3 अप्रोचेज हैं: बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच और एडवांस मेजरमेंट अप्रोच। ये तीनों अप्रोचेस आपको बताएंगे कि आपने पैसे ऑपरेशनल रिस्क के लिए कैसे रिजर्व करने हैं। तो सबसे पहली अप्रोच है बेसिक इंडिकेटर। ये क्या कहती है? अब आप फॉर एग्जांपल आप कहते हैं 2020 के लिए मैंने कुछ पैसे रिजर्व रखने हैं ऑपरेशनल रिस्क के लिए, तो ये अप्रोच बेटा ये कहती है कि आपने
एक सेकंड बेटा जरा होल्ड कीजिएगा, 1 मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। ओके बेटा, बेसिक इंडिकेटर अप्रोच ये कहती है कि आपने किस तरह से अपने ऑपरेशनल रिस्क के लिए पैसा रिजर्व करना है, वो इस तरह से आपने रिजर्व करना है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मैंने 2020 के लिए कुछ पैसे रिजर्व करने हैं ऑपरेशनल रिस्क के लिए, तो आपने क्या करना है 2017, 18, 19 लास्ट 3 साल की जो ग्रॉस इनकम है आपके पास, आपने उसकी वेटेज एवरेज ले लेनी है, आपने उसकी एवरेज ले लेनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 2017 में मेरी सेल्स थी 2 मिलियन, 2018 में मेरी सेल्स थी 3 मिलियन, 2019 में मेरी सेल्स या मेरी जो रेवेन्यू था वो था 5 मिलियन। तो 2, 3 और 5 को ऐड करके 3 पे डिवाइड करें तो आपके पास एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा। वो जो आपके पास एवरेज रेवेन्यू आएगा उसका आपने 15% ले लेना है। वो जो 15% बेटा आप लेंगे, दैट 15% इज कॉल्ड योर ऑपरेशनल रिस्क के लिए जो अमाउंट निकलेगी वो ऑपरेशनल रिस्क की होगी। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ एक्सेल शीट के अंदर भी, ये शीट मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक बैंक है, उस बैंक के अंदर ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है, उसके ये मुख्तलिफ उसके डिपार्टमेंट है और उसके पिछले 3 सालों की उसने ऑपरेशनल इनकम ली हुई है, ईयर 1 की, ईयर 2 की, ईयर 3 की, 40, 30, 20 मिलियन, और टोटल बेटा उसकी इनकम ये है। अब ये समझ टोटल इनकम चाहिए हमें, तो पहले साल की जो उसके पास इनकम है दैट इज 320 मिलियन, सेकंड ईयर की 240 मिलियन और थर्ड ईयर की 160 मिलियन। लास्ट 3 ईयर्स लेने बेटा, लास्ट 3 ईयर्स। अगर 2020 के लिए आपने ऑपरेशनल रिस्क कैलकुलेट करना है तो ये जो ईयर 1 होगा ये 2017 होगा, ये 2018 होगा और ये 2019 होगा। तो पिछले जो लास्ट 3 ईयर्स हैं लेटेस्ट, उसको आपने उनकी क्या लेनी है, आपने 3 सालों की ग्रॉस इनकम ले लेनी है। अच्छा, अब आपने ये इनकम ले ली, इसकी आप लेंगे एवरेज 320 प्लस 240 प्लस 160 डिवाइड बाय 3, तो आंसर निकला 240 मिलियन। अब ये जो 240 मिलियन आंसर निकला बेटा, ये अप्रोच ये कहती है बेसिक इंडिकेटर अप्रोच कि आपने इसका 15% ले लेना है। तो आपने 240 का 15% लिया, तो ये जो 36 आंसर निकला 36 मिलियन, इसका मतलब है कि आपने 2020 के लिए 36 मिलियन रुपीज जो है वो साइड पे कर लेने हैं ऑपरेशनल रिस्क के लिए, कि अगर खुदा ना खासा आपको ऑपरेशनल रिस्क फेस करना पड़ा तो आपने इस 36 मिलियन से जो है वो अपने इस रिस्क को जो है वो टैकल करना है। तो दिस इज द फर्स्ट अप्रोच। मैंने बोला इट्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू, मैंने आपको पहले बोला है, तो ये तीनों अप्रोचेस आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यूज कैलकुलेट करके देंगे। इट इज वेरी डिफिकल्ट कि हम एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकें। सो दैट्स व्हाई अब ये 36 मिलियन इस्तेमाल भी हो सकते हैं, मे बी 36 मिलियन इस्तेमाल ना हो, या मे पॉसिबल 36 मिलियन से ज्यादा का ऑपरेशन रिस्क भी आपको फेस करना पड़ जाए, जितना आजकल 2020 के अंदर फेस करना पड़ रहा है बहुत सी कंपनीज को, कि वो अपने बिजनेस को ही रन नहीं कर पा रहे कोरोना वायरस की वजह से। तो जी बेटा, पहली अप्रोच में कोई प्रॉब्लम, बेसिक इंडिकेटर अप्रोच समझ आ गई? लास्ट 3 इयर्स की ग्रॉस इनकम और उसका आपने लेना है 15% एवरेज लेने के बाद। एनी कंफ्यूजन एनीवन? यस नो में आंसर दिया करें ताकि मुझे पता चले कि आप सो नहीं रहे। नो सर, सर आगे समझ। मुझे बताया करें सर, यस बता दिया करें ताकि मुझे आइडिया हो कि आप लोग सो नहीं रहे। सेकंड अप्रोच है बेटा हमारे पास यहाँ पे, बेसिक इंडिकेटर अप्रोच के बाद सेकंड अप्रोच इज स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच। स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच ये कहती है कि हर बिजनेस लाइन जो है उसका अपना बीटा होता है, अपना रिस्क होता है। आपने ये करना है कि जो उसकी ग्रॉस इनकम थी, आपने हर ग्रॉस इनकम को उसके बीटा से मल्टीप्लाई करना है, और जो नई वैल्यूज बनेगी उन नई वैल्यूज की आपने सिर्फ एवरेज ले लेनी है। इसमें कोई 15% कोई 20% नहीं लेना। दोबारा सुने, स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच कहती है कि हर बिजनेस यूनिट का अपना बीटा होता है। आपने हर वैल्यू को बीटा से मल्टीप्लाई करके एक नया डाटा सेट बनाना है, और उस डाटा सेट की आपने एवरेज ले लेनी है, और जो एवरेज आंसर निकलेगा उतने पैसे आपने रिजर्व कर लेने हैं ऑपरेशनल रिस्क के लिए। एग्जाम्पल से समझे बेटा, ये देखिए यही डाटा आपके पास जो मैंने अभी एक्सेल शीट आपको शो की थी, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। अब यहाँ पे उसने देखिए कॉर्पोरेट इंश्योरेंस का बीटा दिया हुआ है 18%, ट्रेडिंग एंड सेल का 18%, रिटेल बैंकिंग का 12%। तो ये आपको उसने बीटा का कॉलम ये गिवन होगा आपको। ये रिस्क होता है हर एक का अपनी लाइन का।
अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब ईयर 1 का डाटा देखिए उसने कहा कैसे बनाया, 40 मल्टीप्लाई बाय 18%, 40 मल्टीप्लाई बाय 18% करते जाए, ये ईयर 1 का डाटा बन जाएगा। ऐसे हर वैल्यू को सामने वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जाएं। ईयर 2 के लिए ये 30 को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ईयर 2 का आपके पास ये सारे का सारा कॉलम बन जाएगा। ईयर 3 के लिए 20 इंटू 18, 20 इंटू 18, 20 इंटू 12, ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास ये सारा कॉलम बन जाएगा। अब आपने इन तीनों की टोटल कर लिया, तो टोटल आंसर बना 48, 36, 24। यहाँ पे था 322, 40, 160। अब यहाँ पे देखिए आंसर क्या रहेगा, 48, 36, 24। अब आपने सिंपल इन तीन वैल्यूज की सिर्फ एवरेज ले लेनी है, यानी 48, 36 और 24 की आपने एवरेज लेनी है, और वो जो एवरेज आंसर निकलेगा, दैट एवरेज आंसर इज कॉल्ड योर ऑपरेशनल रिस्क। इसका मतलब है कि 36 मिलियन जो है वो आपने पैसा रिजर्व करना है फॉर ऑपरेशनल रिस्क के लिए। इसमें कोई 15% नहीं लेना, कोई 20% नहीं लेना आपने। जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा? ओके सर। क्लियर? ओके, थर्ड अप्रोच बेटा आते हैं। ये यस मैं सर। आपके साथ शेयर कर दूंगा एक्सेल शीट, आप इसको देख लीजिएगा, ये आपकी बुक के अंदर एग्जांपल गिवन भी है। थर्ड अप्रोच इज एडवांस मेजरमेंट अप्रोच। अच्छा, इसका कोई मतलब ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होगा, लेकिन ये थोड़ी सी एक मैथमेटिक्स है, मैं आपको बता देता हूँ इसमें होता क्या। एडवांस मेजरमेंट अप्रोच ये कहती है बेटा, दो तरह की रिसर्च होती है, एक होती है क्वांटिटेटिव रिसर्च, एक होती है क्वालिटेटिव रिसर्च। आपने बिजनेस रिसर्च मेथड पढ़ा होगा सब्जेक्ट। क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है जिस तरह मैथमेटिकल रिसर्च होती है, जिस तरह अभी मैंने आपके सामने ये बेसिक इंडिकेटर अप्रोच यूज की, मैंने स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच यूज की, तो इसके जो आंसर निकलते हैं ये क्वांटिटेटिव है, मैथमेटिकल आंसर आ रहे हैं। एक होती है क्वालिटेटिव रिसर्च, जिसमें हम क्वेश्चनर बनाते हैं, लोगों से क्वेश्चनर पूछते हैं, लोग आंसर देते हैं, फिर उन क्वेश्चनर की मदद से फिर हम रिजल्ट निकालते हैं कि लोग क्या सोचते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये सोचना, अब यही रिसर्च करना चाहते हैं कि जीसी के स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन क्लासेस से सेटिस्फाई है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम एक क्वेश्चन डेवलप करेंगे जिसमें मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन बने होंगे, तो आप लोगों से फिल करवाए जाएंगे, फिर आपके जो रिस्पॉन्स आएंगे उसकी बेस के ऊपर हम रिजल्ट्स निकालेंगे कि स्टूडेंट सेटिस्फाई है या नहीं है। दिस इज कॉल्ड क्वालिटेटिव रिसर्च, इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या है, अगर मैं पास्ट डाटा उठाऊं, पिछले कंपनी का डाटा उठा लूं, 10 साल का, 20 साल का, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाऊं और उसके ऊपर सर्च कर दूं, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव रिसर्च। आपकी जो फाइनेंस की रिसर्चेज होती हैं वो ज्यादातर क्वांटिटेटिव होती हैं, आपकी जो मार्केटिंग एचआर से रिलेटेड रिसर्च होती है वो ज्यादातर क्वालिटेटिव होती है। अच्छा, एडवांस मैनेजमेंट अप्रोच ये कहती है कि अगर आपने पैसे रिजर्व करने ऑपरेशनल रिस्क के लिए, तो आप दोनों का मिक्सचर यूज करें। आप क्वांटिटेटिव रिसर्च भी करें, यानी बेसिक इंडिकेटर भी यूज करो, स्टैंडर्डाइज्ड भी यूज करो, लेकिन साथ में आप क्वालिटेटिव रिसर्च भी यूज करो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक क्वेश्चनर बनाओ, अगर आपको लगता है कि आपकी एम्प्लॉइज डीमोटिवेट है, तो एक क्वेश्चनर डेवलप करो और उनसे पूछो क्या रीजन है डीमोटिवेट होने की, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कस्टमर आपके एम्प्लॉइज क्यों डीमोटिवेट है। आपके एक डिपार्टमेंट के अंदर लोग जॉब छोड़ के जा रहे हैं, आप क्वेश्चन बनाए, उनसे रीजन पूछे वो जॉब छोड़ के क्यों जा रहे हैं। आप मे पॉसिबल वो सैलरी की वजह से जा रहे हो, मे पॉसिबल आपका एनवायरमेंट ठीक नहीं है, तो क्या होगा, आप उस चीजों को ठीक करने की कोशिश करेंगे तो आपका पैसे कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों से बात नहीं करेंगे, सिंपल अपने तौर पे अंदाजन पैसे रखे जाएंगे, तो बेटा फिर क्या होगा, फिर ऑपरेशनल रिस्क आपका इंक्रीज ही होगा। तो एडवांस मेजरमेंट अप्रोच सिर्फ ये कहती है कि यू हैव टू यूज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजर। आपको क्वांटिटेटिव मेजर भी यूज करना चाहिए, आपको क्वालिटेटिव मेजर भी यूज करना चाहिए, फिर उन दोनों के रिजल्ट्स को सामने रख के फिर आपको ऑपरेशनल रिस्क के लिए पैसा जो है वो रिजर्व करना चाहिए। ना कि सिर्फ आप अंदाजा लगा लें 15%, ना कि सिर्फ आप अंदाजा लगा लें एवरेज ले लें, ये भी ठीक है, लेकिन साथ में लोगों से भी पूछें उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो क्यों डिमोटिवेट है, सिस्टम क्यों फेल हुआ, इंटरनल प्रोसेस क्यों फेल हुए, क्या रीजन थी, लोगों ने क्यों स्ट्राइक्स की, ये सारी रीजन फाइंड आउट करें और उसका सोल्यूशन निकालें, तो आपको ऑटोमेटिकली आपका जो ऑपरेशनल रिस्क है वो रिड्यूस हो जाएगा। अंडरस्टैंड बेटा? यस सर। ये तो था बेटा, मैंने बताया ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है, ऑपरेशनल रिस्क के लिए कैपिटल हमने कैसे रिजर्व करना है। अच्छा, अब आपके कौन किन किन वजूहात की बिना पे बेटा आपको ऑपरेशनल रिस्क फेस करना पड़ता है, ये वो एग्जांपल है जो भी हमने सॉल्व की, आपको वहां पे मिल जाएंगे। कैटेगरीज ऑफ रिस्क, बेटा कौन कौन से ऐसे रिस्क हैं जो ऑपरेशनल रिस्क की वजह बनते हैं, ये कुछ कैटेगरीज दी हुई हैं। इंटरनल फ्रॉड हो गया, एक्सटर्नल फ्रॉड हो गया, ये मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, ये जो आपके सामने हेडिंग नजर आ रही है, ये हेडिंग्स आपकी स्लाइड नंबर 1 पे भी थी, ये देखिए जहां मैंने स्टार्ट किया, तो यहाँ पे देखिए इंटरनल फ्रॉड, एक्सटर्नल फ्रॉड। ये इंटरनल फ्रॉड के अंदर उन्होंने एग्जांपल दी थी किस बैंक के साथ इंटरनल फ्रॉड हुआ था पास्ट में। एक्सटर्नल फ्रॉड उन्होंने एग्जांपल दी किस बैंक के साथ एक्सटर्नल फ्रॉड हुआ, किस कंपनी के साथ। ये एग्जांपल आपने खुद पढ़ लेनी है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये चीजें होती क्या है, ये रिस्क है कौन कौन सी, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाद में आप एग्जांपल पढ़ लीजिएगा हिस्ट्री में किसके साथ क्या क्या हुआ।
इंटरनल फ्रॉड बेटा क्या होता है? इंटरनल फ्रॉड का मतलब होता है कि आपके जो इंप्लॉइज हैं वो आपकी कंपनी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यानी फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोडक्ट भेजनी थी, वो आपने गलत दे दी, या आपके जो इंप्लॉइज हैं उसने रिश्वत लेके कोई गलत प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, प्लानिंग सही नहीं की, पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट नहीं किया। तो ये सारी की सारी कैटेगरीज बेटा आपकी इंटरनल फ्रॉड में आएंगी। जिस तरह हम अक्सर कहते हैं ना कंपनी के अंदर ये फलां बंदा इतना फ्रॉड करके चला गया, तो दैट इज कॉल्ड इंटरनल फ्रॉड। वो रिश्वत की मद में भी हो सकता है, यानी जिससे आपकी कंपनी के ऑपरेशन को नुकसान पहुंचेगा वो आपका इंटरनल फ्रॉड में आएगा। और आपका जो इंप्लॉई या की इंप्लॉइज हैं वो आपको ये नुकसान पहुंचाते हैं। एक्सटर्नल फ्रॉड मीन बेटा बाहर से किसी बंदे ने आपके साथ फ्रॉड कर दिया। फॉर एग्जांपल आपने किसी बंदे को सेल्स की थी, पैसे बेचे थे, चीजें बेची थी, उसने आपको पैसे नहीं दिए, या कोई चीज उसने गलत खरीद के आपको दे दी, या आपने मटेरियल जिस तरह का डिमांड किया था वो मटेरियल आपको सही तरह से नहीं मिला। कोई भी रीजन हो सकती है फ्रॉड की। जिस तरह अक्सर हम कहते हैं यार मैंने फलां प्लॉट खरीदा, बाद में पता चला कि वो प्लॉट पहले 5 लोगों ने खरीदा हुआ था। अब ये भी आपके पास एक्सटर्नल फ्रॉड है कि उस बंदे ने आपके साथ फ्रॉड कर दिया। तो ये भी बेटा हो सकते हैं कि कंपनीज के अंदर एक्सटर्नल फ्रॉड भी हो जाते हैं कि बाहर से कोई बंदा भी आपको फ्रॉड कर सकता है, उससे भी आपके ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस जो है वो इफेक्ट होंगे। एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस एंड वर्क प्लेस सेफ्टी बेटा, जहाँ पे आपके जॉब एम्प्लॉय जॉब कर रहे हैं वो जगह सेफ नहीं है, वहाँ का एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, लोग डीमोटिवेट हो रहे हैं, लोग आपकी जॉब छोड़ के जा रहे हैं, इसकी वजह से भी आपको ऑपरेशनल रिस्क फेस करना पड़ेगा। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आपके जहाँ पे वर्कर्स आपके काम करते हैं वहाँ पे उनको वर्क प्लेस सेफ्टी होनी चाहिए, वहाँ पे उनको सेफ्टी में महसूस होनी चाहिए कि हम यहाँ पे सेफ एंड सिक्योर है। अक्सर आप देखें हमारे कंट्री के अंदर अगर आप देखें तो लोग कोयला निकालते हैं, अक्सर हमारे जो वहाँ पे वर्कर्स हैं वो नीचे आके दब के मर जाते हैं। प्रॉब्लम इज दैट कि वहाँ पे वर्क सेफ्टी नहीं है, वर्क प्लेस सेफ्टी नहीं है, प्रॉपर उनके पास वो कपड़े नहीं है जिससे वो सेफ हो सके। तो दिस इज आल्सो द रीजन बिहाइंड दैट कि आपका फिर वो काम सही तरह से नहीं चलता। क्लाइंट प्रोडक्ट एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस बेटा, अगर आपकी बिजनेस प्रैक्टिसेस सही नहीं है, यानी वो जिस तरह हम कहते हैं ना कि व्यवहार बड़ा अच्छा होता है, एक बिजनेस जो कहता है वो काम करके भी दिखाता है, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट आप बताते कुछ है लेकिन आप देते कुछ और है। अगर आप इस तरह का काम करेंगे तो भी बेटा आपको ऑपरेशनल रिस्क फेस करना पड़ेगा। आपका कस्टमर डिमोटिवेट होगा, डिससेटिस्फाई होगा, जब वो डिससेटिस्फाई होगा तो डेफिनेटली बेटा वो नेक्स्ट टाइम आपसे चीजें जो है वो खरीदेगा नहीं। इसकी वजह से भी आपके ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस जो है वो इफेक्ट होंगे। डैमेज ऑफ फिजिकल एसेट, कोई मशीन जल जाती है, कोई बिल्डिंग गिर जाती है, जिस तरह से खुदा ना खासा अक्सर आप देखें गोदामों में आग लग जाती है या किसी फैक्ट्री में आग लग जाती है, तो ये भी बेटा आपके ऑपरेशनल रिस्क के अंदर आएगा। बिजनेस डिस्ट्रप्शन एंड सिस्टम फेलियर, वही वाली बात है कि कोई सिस्टम फेलियर हो जाता है। जिस तरह आजकल अगर आप एग्जांपल देखिए किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आप लोगों ने जब असाइनमेंट अपलोड करनी थी तो असाइनमेंट्स अपलोड नहीं हो रही थी सिस्टम के ऊपर, क्योंकि वो डाटा इतना ज्यादा हो गया था पूरी यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट्स का कि वो डाटा जो हैंडल नहीं कर पा रही थी यूनिवर्सिटी का जो सर्वर था, तो वहां पे वो सिस्टम कोलैप्स कर गया। फिर उन्होंने क्या कहा जी, उन्होंने कहा जी यूट्यूब के ऊपर लेक्चर जो है वो आप सेंड करें, मैं आपको लिंक भेजता हूँ, लेकिन लेक्चर कहाँ पे जा रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर पड़े हुए हैं। तो इस तरह से बेटा बाद दफा आपका जो सिस्टम है वो क्लैप्स कर जाता है। जिस तरह हमारा सिस्टम फेलियर हो गया यानी क्लैप्स कर गया कि वो सिस्टम के पास मेमोरी थोड़ी थी लेकिन डाटा इतना ह्यूज इकट्ठा हो गया कि वो उसको टैकल नहीं कर पाया। तो इस तरह से भी बेटा आपके जो है वो ऑपरेशनल रिस्क जो है वो अब देखिए इससे ऑपरेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी जो इफेक्ट होना शुरू हो गए। असाइनमेंट्स टाइम पे नहीं पहुंच रही थी, यूनिवर्सिटी खुद परेशान थी कि क्यों नहीं हो रहा, सिस्टम क्यों नहीं अपडेट हो रहा। तो ये बहुत सारी भी प्रॉब्लम्स इकट्ठी हो जाती है और इसको भी ऑपरेशनल रिस्क कैटेगरी में हम लेके आते हैं। लास्ट वन इज बेटा एग्जीक्यूशन, डिलीवरी एंड प्रोसेस मैनेजमेंट। अगर आपका प्रोसेस ठीक नहीं है, आप टाइमली चीजें पहुंचाते नहीं, आपने कहा था 3 दिन बाद चीज पहुंच जाएगी लेकिन आप 10 दिन बाद भेज रहे हो, तो वो भी बेटा गलत चीज है, क्योंकि आपका फिर वो जो रेपुटेशन है वो डैमेज होगी। जब रेपुटेशन आपकी बेटा डैमेज होगी तो फिर डेफिनेटली जो कस्टमर है वो डिमोटिवेट होगा, वो नेक्स्ट टाइम आपसे चीजें नहीं खरीदेगा। तो ये बेटा कुछ रीजन हैं जिसकी वजह से आपको ऑपरेशनल रिस्क जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा? Anyone? No sir. Okay. एक लास्ट डेफिनेशन हो, सेकंड लास्ट बता दें जो आप जी लास्ट में बता देता हूँ बेटा, एग्जीक्यूशन, डिलीवरी एंड प्रोसेस मैनेजमेंट। बेटा मैंने बोला कि सर इससे ऊपर बिजनेस डिस्ट्रप्शन एंड सिस्टम फेलियर। बेटा आपका जो सिस्टम चल रहा था आपके उसके अंदर कंपनी के अंदर वो क्लैप्स कर गया, वो फेल हो गया। मैंने इसकी एग्जांपल दी आपको जिस यूनिवर्सिटी की, ऑनलाइन सिस्टम की एग्जांपल दी। अब फॉर एग्जांपल ये वीडियो है, अब देखिए अगर मैं इस वीडियो को जिस यूनिवर्सिटी के सिस्टम के ऊपर अपलोड करूंगा तो उनका जो सिस्टम है वो क्लैप्स कर जाता है, मीन दैट को सपोर्ट नहीं करता, उनके पास मेमोरी थोड़ी है। कोई आपने ऑपरेशन स्टार्ट किया, आप उसको चला रहे हैं लेकिन चलते चलते वो सिस्टम आपका कोलैप्स कर जाता है, फेल हो जाता है, वो सिस्टम उसको सपोर्ट नहीं कर पाता। विंडोज आप चलाते हैं, बाज़ दफा कंप्यूटर के अंदर विंडो एक्सपायर हो जाती है, तो वो भी बेटा आपके सिस्टम फेलियर में आएगा। किसी की भी वजह से आपका अगर काम रुक जाता है ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो सिस्टम फेलियर में आपका आएगा। इसकी एग्जांपल मैंने आपको भी आपकी ऑनलाइन सिस्टम की एग्जांपल दी है कि आप लोगों ने असाइनमेंट्स अपलोड करनी थी तो आपका सिस्टम कोलैप्स कर गया, वो नहीं असाइनमेंट अपलोड हो पा रही थी क्योंकि स्पेस कम थी, लेकिन असाइनमेंट का डाटा इतना ज्यादा हो गया कि वो उसको सपोर्ट नहीं कर पाया। तो वो सिस्टम जो है उसमें फेलियर का मतलब होता है कि वो क्या आपको एरर आना शुरू हो गया
कि जी कैन नॉट अपलोड, तो इसका मतलब क्या है कि वो कोलैप्स कर गया सिस्टम आप। तो कोई भी रीजन हो सकती है जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दी है। ओके बेटा, एक डेफिनेशन और है, उसके बाद फिर मैं ये टॉपिक यहीं पे वाइंड अप करूंगा, और इतना ही आपने इसमें करना जितना मैंने करवा दिया, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से और न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैंने आपको 2-3 टेक्निक्स बताई हैं। एक होता है बेटा लॉस सिवियरिटी और एक होता है लॉस फ्रीक्वेंसी। ये दो वर्ड्स होते हैं जो मैं अक्सर यूज करूंगा। लॉस फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ लॉसेस ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड। यानी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी पूरे साल में आपको कितनी दफा नुकसान हुआ। आप कहते हैं यार मुझे एक दफा नुकसान जनवरी में हुआ था, एक दफा थोड़ा सा नुकसान मुझे जून के महीने में हुआ, यानी 3-4 दफा मुझे नुकसान हुआ। दिस इज कॉल्ड लॉस फ्रीक्वेंसी। हाउ मेनी टाइम यू फेस लॉस, यानी मैं कहता हूँ आपको पिछले 10 सालों में कितनी दफा लॉस हुआ। आप कहते हैं मुझे पिछले 10 सालों में एक भी दफा लॉस नहीं हुआ, तो आपकी लॉस फ्रीक्वेंसी 0 है। आप कहते हैं मुझे पिछले 10 सालों में 5 दफा लॉस हुआ, तो आपकी लॉस फ्रीक्वेंसी 5 है। दिस इज कॉल्ड लॉस फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ लॉसेस। लॉस सिवियरिटी का मतलब होता है साइज ऑफ लॉस, कि आपके लॉस का साइज कितना बड़ा है। बेटा फ्रीक्वेंसी मैटर नहीं करती, मैटर करती है लॉस सिवियरिटी। एक बिजनेस है उसको 10 सालों में 40 दफा लॉस हुआ फॉर एग्जांपल, लेकिन वो लॉस की अमाउंट बहुत थोड़ी थोड़ी थी। एक बिजनेस है उसको 10 सालों में सिर्फ एक दफा लॉस हुआ, लेकिन वो लॉस इतना बड़ा था कि उसका बिजनेस ही कोलैप्स कर गया। सो लॉस सिवियरिटी से बचना चाहिए बेटा। लॉस फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ लॉसेस ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड। ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड का मतलब है अगर आपने 10 सालों में देखना है, 5 सालों में देखना है, 1 साल में देखना है, 1 महीने में देखना है, वो आपका टाइम पीरियड है। लॉस सिवियरिटी का मतलब होता है साइज ऑफ लॉस। अब इसकी जो बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की। अब बहुत से बैंक जो है वो 2008-9 में डूबे। वो क्यों डूबे? उसकी रीजन ये थी कि उनको पहले कभी लॉस नहीं हुआ था। उनको जब 2008 में इतना ज्यादा लॉस हो गया, इतना बड़ा लॉस हो गया, हुआ एक ही दफा, लेकिन साइज ऑफ लॉस इतना बड़ा था कि वो कोलैप्स कर गए। यानी उनका जो सिस्टम था वो फेलियर हो गया, बिजनेस फेलियर हो गया, उनके पास फंड्स नहीं रहे और वो बैंकरप्ट हो गए, यानी उनका दिवालिया निकल गया। So this is the difference between loss frequency and loss severity. Loss frequency, number of losses during a time period. Loss severity means size of loss. इस आपके लॉस का साइज कितना बड़ा था। जी बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? Anyone, any confusion बेटा? Any question? No sir. महक बेटा कोई क्वेश्चन? नो सर। ये बेटा एक फॉर्मूला है छोटा सा, ये फॉर्मूला आपने इसको खुद देख लेना है, इसमें कोई ऐसा नहीं है, इसको आप बुक में से भी देख सकते हैं। अगर आप किसी जो है बैंक का या किसी भी कंपनी का लॉस एस्टिमेट करना चाह रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है कि ऑब्जर्व, अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मैंने बैंक ए का जो है वो लॉस कैलकुलेट करना है कि इसको कितना लॉस हो सकता है एस्टिमेटेड, तो ऑब्जर्व लॉस ऑफ बैंक बी, जो मार्केट में किसी दूसरे बैंक को ये डाटा गिवन होगा आपको, बैंक बी का लॉस गिवन होगा, ए ने कितना रेवेन्यू कमाया और बी ने कितना रेवेन्यू कमाया, और इसकी पावर अल्फा। ये जो अल्फा लिखा है दिस इज 0.23, ये बेटा फिक्स वैल्यू होती है। दिस अल्फा इज अ फिक्स वैल्यू, इस फॉर्मूले के अंदर 0.23 आपने लेनी है। तो अगर आप किसी भी कंपनी का लॉस एस्टिमेट करना चाह रहे हैं तो आपको 2-3 चीजें गिवन होंगी। एक उस कंपनी का जो दूसरी कंपनी है उसका लॉस गिवन होगा, आपकी कंपनी का रेवेन्यू गिवन होगा, उस कंपनी का रेवेन्यू गिवन होगा, और अल्फा आपको अज्यूम्ड होगा 0.23 है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो मैं आपके सामने अभी यहाँ पे एक लिखता हूँ। मैं कहता हूँ जी कि आपने लॉस ऑफ ए निकालना है कंपनी का, ठीक है, और मैं आपको देता हूँ जी लॉस ऑफ बी जो है वो 2 मिलियन है, रेवेन्यू ए का जो है वो 8 मिलियन है, रेवेन्यू जो बी है वो 6 मिलियन है। अब आपसे मैं कहता हूँ जी लॉस ऑफ ए निकालें, दिस इज द डाटा फॉर एग्जांपल। अब आप इसकी वैल्यूज पुट करें, ये देखिए आपके सामने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसमें आपने सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। ऑब्जर्व लॉस ऑफ बैंक बी, ये देखिए लॉस ऑफ बैंक बी 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय बैंक ए रेवेन्यू, ये बेटा बैंक ए का रेवेन्यू है 8 मिलियन डिवाइडेड बाय बैंक बी रेवेन्यू 6 मिलियन और उसकी पावर 0.23। लें जरा क्या आंसर आता है बताएं मुझे। पुट द डाटा इन दिस फॉर्मूला। लॉस ऑफ ए निकालने कितना आ रहा है, ये डाटा आपके सामने लिखा हुआ, जस्ट पुट इट आउट एंड टेल मी द आंसर। पहले इन दोनों को डिवाइड करके पावर ले लें, फिर इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। बैंक ए रेवेन्यू 8 मिलियन, बैंक बी रेवेन्यू 6 मिलियन, तो 8 डिवाइड बाय 6 उसकी पावर 0.23 और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, सिंपल।
यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, इसकी पावर 0.23 आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय लॉस ऑफ बी 2 मिलियन है। तो पहले पावर ले लें, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा लॉस ऑफ ए। करें बेटा कैलकुलेट, टेल मी द आंसर। सर फिर ये 0.23 कहाँ यूज होगा? जी सॉरी, क्या आएगा सर 0.23 जो अल्फा की वैल्यू है ये कहाँ यूज होनी है? ये बेटा पावर लिखी तो ये देखें, ए बैंक ऑफ रेवेन्यू ए लिखे यहाँ पे 8 डिवाइड बाय 6 और उसकी पावर आपने लेनी है 0.23। ये देखिए ऊपर अल्फा लिखा तो वही यहाँ पे, ये देखें पावर में ये वाला, यहाँ ये पावर में अल्फा लिखा हुआ नजर आ रहा है ना आपको। तो आपने यहाँ पे लिखे 8 डिवाइड बाय 6, जो भी आंसर निकले उसकी पावर ले लें 0.23 जी सर। और मल्टीप्लाई कर दें ऑब्जर्व लॉस ऑफ बैंक बी कितना 2 मिलियन, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें। 8 डिवाइड बाय 6 पावर 2.23 और जो आंसर निकले उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें। $2.13 2.13 मिलियन। तो इसका मतलब है कि ऑब्जर्व लॉस ऑफ ए जो है वो 2.13 मिलियन में होगा। ये मिलियन में, तो सारे का सारा आंसर भी मिलियन में ही आए। तो यहाँ तक बेटा हमारा टॉपिक है। इस इनकी स्लाइड में आपको सेंड कर दूंगा, ये स्लाइड्स आप पढ़ लीजिएगा और इसकी एक्सरसाइज के पीछे जो क्वेश्चन वगैरह होंगे छोटे मोटे थ्योरी के, वो आप देख लीजिएगा इस चैप्टर की एक्सरसाइज के एंड पे। तो वो आप लोगों ने कर लेने हैं और कोई प्रॉब्लम होगी तो यू विल डिस्कस विद मी इन द नेक्स्ट क्लास। पूछें बेटा यहाँ तक क्वेश्चन एनीवन? सर एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। पूछें बेटा पूछें, पूछें बिलाल बेटा। सर टॉपिक से हटके सर, वो जो आपने एनरोलमेंट के नोटिफिकेशन सेंड किए थे सर, उसके फी वाउचर ऑनलाइन मिलेंगे या यूनिवर्सिटी से लेने पड़ेंगे? बेटा मैंने कल आपके ना फीस सेक्शन में मैंने कॉल की थी, तो उन्होंने अभी कहा था कि हमें कोई आइडिया नहीं है कि कैसे मिलेंगे, तो 15 जुलाई तक आप वेट कर लें फिलहाल। 15 के बाद कोई डिसीजन होता है तो फिर आपको इन्फॉर्म कर देंगे, वरना वो कहते हैं जी आप जाके उनसे मिलें जो आपका ग्रेजुएट ऑफिस में जहाँ से आपने नोटिफिकेशन लिए थे, मतलब जहाँ पे आपने जमा करवाए थे जो आपका ऑफिस यस सर। वहाँ से वो कह रहे हैं जाके पता करें, अगर यस सर। हम आपको वाउचर इशू कर देंगे। तो या तो फिर आप चक्कर लगा लो वहाँ पर यूनिवर्सिटी का और वहाँ से पता करें जी हमारे पास ये नोटिफिकेशन है तो हम बताएं वाउचर कहाँ से मिलेंगे। तो फी सेक्शन वाले भी कुछ ठीक है, वहाँ से आप पता कर लें। यस सर। जी सर ठीक। चलें बेटा फिर यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोग मुझे बताएंगे, कोई भी क्वेश्चन हुआ तो मुझसे पूछेंगे और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक हम उसको वाइंड अप करेंगे। क्योंकि नेक्स्ट वीक हमारी जो क्लासेस होंगी आई थिंक सो शायद वो लास्ट क्लासेस हों। अगर एक्सटेंड होती हैं तो फिर देख लेंगे, अगर नहीं एक्सटेंड हुई तो फिर यहीं तक हमारा फिलहाल कोर्स जो है वो ऑपरेशनल रिस्क तक रहेगा आपका। ठीक हो गया बेटा? ओके देन बेटा, अल्लाह सर अगर एक्सटेंड नहीं होती तो? अगर एक्सटेंड नहीं सर अगर क्लासेस 15 जुलाई के बाद फिर क्लासेस जो भी बड़ा डिसीजन है आपको बता देंगे ना। अभी डिसीजन आ जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई ना कोई रिटर्न फॉर्म में, 15 जुलाई से पहले आपको बता देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे आपको। ओके बेटा, अल्लाह सर जी यूनिवर्सिटी से कह देंगे दे दे डिग्री, हमें मिले रह रह के बोर हो गए हैं। चलें बेटा इंशाल्लाह मिल जाएगी। अभी ये पेपर्स होंगे उसके बाद डिग्री मिलनी है आप लोगों को। देखिए पेपर्स का क्या सीन बनता है, क्योंकि अभी तक पेपर्स का इन्होंने कोई बताया नहीं है कैसे होने हैं। तो जो भी बेटा आएगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। सर इस दफा उम्मीद है अच्छे ग्रेड मिलेंगे हमें इंशाल्लाह। आखिरी सेमेस्टर है हमारा। सर जितनी सीरियस से आप क्लासें ले रहे हैं इसी तरह से आपको ग्रेड मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सर। ओके जी।